वंस अगेन वेलकम टू एनोनिमस बैंकर। सीएमए डाटा के सीरीज में हमने फर्स्ट पार्ट में लैंड एंड बिल्डिंग का कंपोनेंट कंप्लीट किया था। सेकंड पार्ट में हमने प्लांट एंड मशीनरी का कंपोनेंट कंप्लीट किया था। उसी के साथ साथ यूटिलिटी सेक्शन और अपना इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड फायर इक्विपमेंट्स एंड अदर एसेट्स ये प्लांट एंड मशीनरी सेक्शन में नहीं लेना चाहिए, ये कवर किया हुआ था। आज जो है हम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के साथ साथ मीन्स ऑफ फाइनेंस एंड टर्म लोन कंपोनेंट कैसे अराइव किया जाता है वो देखेंगे। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। बोरोवर जो रहेगा वो आपको इतना डिटेल में नहीं देगा। वो कैसे देगा आपको कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट? देखिए ये हो गया उसका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। वो कहेगा सर टोटल अमाउंट इन लैक्स। वो कहेगा सर मेरा लैंड जो है वो 0 है। मेरा जो सिविल कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट है वो मेरा 183 है, जिसमें हमको अलग अलग चीज़ें इंश्योर करनी होती है। देन प्लांट एंड मशीनरी इज माई 703.46। मैं इलेक्ट्रिकल installation is on an average 84.76 and utility sections जो दिया है उन्होंने अदर एसेट्स लिख देता टाइमिंग उन्होंने 0 दिया हुआ है। तो टोटल जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो मेरा है ये है। मतलब ये जो प्रपोज्ड जो एक्टिविटी है उनकी, इस एक्टिविटी के लिए इन्हें 971.26 करोड़ का 9.71 करोड़ का उनको ये लगने वाला है, कॉस्ट लगने वाली है फैक्ट्री खड़ा करने के लिए। अभी देखिए इसमें मैंने एक कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया है। जब फैक्ट्री इंस्टॉलेशन स्टार्ट हुआ है और जब तक फैक्ट्री बन जाती है तब तक का जो इंटरेस्ट है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड, नॉट ड्यूरिंग मोरेटोरियम। मोरेटोरियम मींस दोनों इंक्लूड करके कंस्ट्रक्शन के पहले, मतलब फैक्ट्री का इंस्टॉलेशन स्टार्ट से इंस्टॉलेशन खत्म से 1 साइकिल या 2 साइकिल बिजनेस साइकिल चलने तक उसको बोलते हैं मोरेटोरियम। और ये जो है इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ये सिर्फ इंस्टॉलेशन तक का है। तो इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो रहेगा अपना वो भी इधर ऐड हो जाता है, विच हम वो सब्सिक्वेंटली ऐड कर देंगे जब वो टर्म लोन देखते हुए। तो हम इतना तो समझ गए कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट अब ये क्या है। अब हम टर्म लोन पे अराइव करते हैं। टर्म लोन पे अब ये तो फिक्स हो चुका है कि ये देखो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है ना, ये तो आपका दिखेगा। इसका मतलब आपको अभी मीन्स ऑफ फाइनेंस में जाना है। मीन्स ऑफ फाइनेंस मीन्स क्या? पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए कि मार्जिन कितना रहेगा। अपने बैंक्स के नॉर्म्स के हिसाब से जो मार्जिन स्टिपुलेटेड होती है वो मार्जिन लेना होगा, और फिर आप क्या करेंगे, वो मार्जिन लेने के बाद टर्म लोन आप उसका डिसाइड करेंगे। तो जनरली हम 100% लेते हैं लैंड के लिए, और 35% हम लेते हैं सिविल के लिए, 25% हम लेते हैं इसके लिए। और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन जो है ना, इसमें जनरली 25 लेते हैं, लेकिन बहुत बार क्या हो जाता है, जब अकाउंट खराब हो जाता है तो ये इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की कुछ वैल्यू नहीं रह जाती है। इनफैक्ट किसी को बेच नहीं सकते हैं ये। इसलिए मैं इंसिस्ट करता हूँ कि इसका जो है, दो पॉलिसीज में लिखा होता है कि 25% ही लीजिए, लेकिन इसका रीसेल वैल्यू कुछ नहीं होता है। तो आई ऑलवेज इंसिस्ट कि थोड़ा सा ज़्यादा रखिए, मार्जिन कभी भी अच्छा होता है। अदर एसेट्स डेफिनेटली मैं अभी 100% कर रहा हूँ, कुछ है नहीं। इंटर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड होने को सर्व करना है जो कुछ रहेगा इंटरेस्ट, इसलिए वो भी 100% खुद का पैसा लाना है, इसलिए मैं मार्जिन में इंक्लूड कर रहा हूँ। तो डेट मीन्स मेरा आ गया 100% इतना मार्जिन। सो टोटल में से इतना मार्जिन चला गया, तो मेरा टर्म लोन बचा इतना। तो 183 का 35% इतना, 703 का 25% इतना, 84 का 30% इतना, इसका 100% इतना। और ये टर्म लोन में से अगर टोटल कॉस्ट में से मार्जिन कंपोनेंट निकाल देंगे तो डेफिनेटली मेरा इतना जो है टर्म लोन का कंपोनेंट फिलहाल आएगा। अगर हम टोटल करें कि इस 971 में से मार्जिन आएगा 265 और ये आ जाएगा टर्म लोन। सो दिस इज द मैक्सिमम टर्म लोन है ये जो है ना, ये दिस इज द मैक्सिमम टर्म लोन देन वी कैन गो फॉर। अब इस स्पेसिफिक केस में टर्म लोन जो रिक्वेस्ट की हुई है बोरोवर ने वो है 750। अब टर्म लोन के लिए वाइबिलिटी चेक करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो चलो ये क्वांटिटी वाइज होगी कि मिनिमम इतना मार्जिन लाना है, तो हम 705 से ऊपर जा ही नहीं सकते। लेकिन दूसरा ये होता है कि अगर समझिए इनका प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉफिट इतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो उस केस में भी हम टर्म लोन उसको कम कर सकते हैं। लेकिन अभी हम ये सोचते हैं कि मिनिमम जो रिक्वायर्ड मार्जिन है उसके हिसाब से भी टर्म लोन का जो कंपोनेंट है वो 705 से 705.90 से ज़्यादा नहीं जा सकता है। तो राउंड करने के लिए हम लोग इसको 7 करोड़ या 705.90 चाहे तो 705.90 रख देंगे। तो मीन्स ऑफ फाइनेंस फिर उसमें बोलते हैं कि फिर ये फंडिंग कैसे होगा। तो जनरली जो हो चुका है यहाँ पे जो हमने फाइनल किया है, यही चीज को इस तरह लिखा जाता है कि जैसे 971.26 इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो ये फंडिंग कैसा होगा? तो सबसे पहले प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन होगा। तो प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन कितना है, जैसे जितना मार्जिन है उतना तो कंट्रीब्यूशन करना ही पड़ेगा, तो 265.36। और उसके बाद जो बचा हुआ वो टर्म लोन से लाने वाले, दैट इज 705 दिस। तो टोटल कितना हो गया? टोटल जो है वो देखिए 971.26 टोटल उनको लगने वाला है, प्रोजेक्ट किया है। उसमें से मीन्स ऑफ फाइनेंस मतलब इतना वो कहाँ से ला रहे हैं, हमसे 705.90 ले रहे बैंक से, और प्रमोटर जो है 265 लाने वाले। तो आप बोलेंगे सर फिर इसमें और इसमें क्या फर्क है?
उसको सिर्फ रिप्रेजेंटेशन अलग से किया है। तो ये रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली अलग नहीं होता है। यहाँ पे क्या किया हुआ होता है उन्होंने, मैं क्या करता हूँ या फिर तुम लिख देता हूँ, ये प्रमोटर कंट्रीब्यूशन हो गया। दूसरा होता है कि वो बोलते हैं सर मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि देखिए आप बोलेंगे उनको कि प्रमोटर आप बोल रहे हो कि 265 लाने वाले हो, तो आप बताएंगे बोलेंगे उनको कि आपका सोर्स ऑफ मार्जिन क्या है, सोर्स ऑफ मार्जिन क्या है। तो सोर्स ऑफ मार्जिन में आप पूछेंगे कि सर आपके पास ऑलरेडी एफडी है क्या, या आपके पास कोई लैंड है क्या जो बेचने वाले हो, या आपके पास कोई फ्लैट है क्या जो आप बेचने वाले हो, या आपके पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है कि जो लेने में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ प्लानिंग ही कर रहे हैं, नहीं मैं इधर से लाऊंगा उधर से लाऊंगा। तो उसके लिए हम बोलते हैं कि नेटवर्थ आपका स्टेटमेंट दे दीजिए, क्या सच में आपके पास उतनी ताकत है, वो गोल्ड है तो कुछ भी हो सकता है। तो वो बोलेगा, तो हम बोलते हैं नेटवर्थ सर्टिफिकेट दे दीजिए, जिससे हमको पता चले कि आप 2.5 करोड़ लाने के काबिल भी है या नहीं है। तो प्रमोटर को पता रहता है कि इतना मेरे कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो इस केस में क्या करता है, वो उसका समझो सोर्स ऑफ मार्जिन 1 ही करोड़ का है, वो क्या करता है रिमेनिंग जो पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन मतलब कितना, इतना तो बैंक से हो जाएगा, इतना तो खुद से ला देगा, 100 तो खुद से ला देगा, तो बचा हुआ जो 165 वो बोलता है कि मैं अनसेक्योर्ड लोन से लेके आ जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे बिंग प्रोसेसिंग ऑफिसर आपको ये इंश्योर होना चाहिए कि जो अनसेक्योर्ड जो लोन है की लिस्ट ले लेनी चाहिए, अनसेक्योर्ड लिस्ट, फ्रेंड्स की लिस्ट, फ्रेंड्स एंड फैमिली से बोलते हैं तो उनको बोलना चाहिए कि टेंटेटिव दो, एग्जैक्ट मत दीजिए 165 का, लेकिन टेंटेटिव एक हमको लिस्ट दे दीजिए जिनका बैलेंस शीट में नेटवर्थ हो उतना देना। नहीं तो कल जाके वो बोलेगा कि सर एनोनिमस बैंकर वालों से ले लीजिए, अभी मैंने बैंकर के पास तो कुछ है ही नहीं पैसे, लेकिन लिस्ट में एक्सेप्ट करने के लिए ले लिया। और सब्सिक्वेंटली जब प्रोजेक्ट हमारा बनता है तो ऐसे केस में हम देखते हैं कि टर्म लोन तो पूरा डिस्बर्स हो जाता है, लेकिन प्रमोटर कंट्रीब्यूशन अनसेक्योर्ड लोन नहीं होता है। और यही फिर से बात घूम के प्रोसेसिंग ऑफिसर पे आ जाती है कि आपने ये जो इंश्योर क्यों नहीं किया कि ये सोर्स ऑफ मार्जिन क्या है। तो आपको यहाँ पे इंश्योर करना है और ये लिख भी देना है कि इतना इतना लिस्ट टेंटेटिव और इतना इतना नहीं है हमारे पास। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। तो दैट मीन्स अपना जो है सोर्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट भी बन गया, आपका मीन्स ऑफ फाइनेंस भी हो गया। जिस समय आप कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में कमेंट करेंगे उस समय आप ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का ये डाल दीजिए, और जब कमेंट ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में ये भी डिटेल में लैंड के कंपोनेंट में ये पूरा कंपोनेंट में डिस्क्राइब कीजिए, बिल्डिंग के कंपोनेंट में ये पूरा डिस्क्राइब कीजिए, प्लांट एंड मशीनरी में ये पूरा का पूरा कंपोनेंट आप डिस्क्राइब कीजिए, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में आप ये पूरा डिस्क्राइब कीजिए। ये करने के बाद आपका मीन्स ऑफ फाइनेंस में आ जाएगा। मीन्स ऑफ फाइनेंस में आप ये कमेंट कीजिए कि सोर्स ऑफ मार्जिन जो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है 100 का, वो कहाँ से लाने वाले हैं। अनसेक्योर्ड को हमने एक टेंटेटिव लिस्ट ली हुई है, जिन्होंने कहा है कि दे देंगे, नेटवर्क दिया है, बैलेंस शीट दिया है। और तीसरा कंपोनेंट पे जो आप डिस्कस करेंगे वो लिखेंगे टर्म लोन। आप लिखेंगे कि रिक्वेस्ट किया है 750 के लिए, लेकिन 705 ही बन रहा है मैक्सिमम हिसाब से, तो डेफिनेटली उनको जो है ओवर एंड अबव जो कुछ कॉस्ट रहेगी वो लेना पड़ेगा। प्लस उन्होंने कुछ कंपोनेंट जो है अदर एसेट्स के, जैसे फायर इक्विपमेंट से, यूटिलिटी सेक्शन से, कंप्रेसर, बॉयलर, इसका प्लांट लिया नहीं है, तो ये जो कोई कॉस्ट रहेगा उनको वो अलग से लाना पड़ेगा। इसी के साथ जैसे कल लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि एक एक्चुअल में हम इलस्ट्रेशन लेंगे, तो देखिए ये बोरोवर ने ये एक्चुअल में डाल दिया है। यहाँ पे हमने उस मार्जिन के मिनिमम रिक्वायर्ड मार्जिन के बेसिस पे टर्म लोन तो अराइव कर लिया है। टर्म लोन की वाइबिलिटी हम वो सब्सिक्वेंट वीडियोस में देखेंगे कि वो कैसे चेक की जाती है, लेकिन मुझे ये कहना है कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में ईच कंपोनेंट पे क्या देखना है और क्या कमेंट करना है, मीन्स ऑफ फाइनेंस में क्या देखना है और क्या कमेंट करना है, और ये सब होने के बाद फिर उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट, ये वो जो कंपोनेंट है वो हम सब्सिक्वेंटली देखेंगे। लेकिन मैं फिर से बोलता हूँ, ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में एक कंपोनेंट मैं नहीं बता रहा हूँ वर्किंग कैपिटल मार्जिन का, जो कि वो मैं सब्सिक्वेंटली बताऊंगा कि वो कब क्यों इन्वॉल्व करना है। अभी लूंगा तो फिर फुल कंफ्यूज हो जाएगा। जिस समय हम एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट में जाएंगे उस समय मैं ये इंक्लूड करके आपको बता दूंगा कि ये कैसे, जैसे देखो वर्किंग कैपिटल मार्जिन समझो 1 करोड़ डाल रहे हैं, तो डेफिनेटली ये भी 1 करोड़ से बढ़ जाएगा। फिर उसको तो एक तो अनसेक्योर्ड लोन 1 करोड़ से बढ़ाना पड़ेगा, या तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन 1 करोड़ से बढ़ाना पड़ेगा। तो इस मेरे स्पेसिफिक केस में अगर आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट का मार्जिन उन्होंने 27.32% दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे DSCR वो अलग होता है, वो सब्सिक्वेंटली मैं बता दूंगा कैसे होता है। सो नाउ इसी के साथ मैं मेरा ये जो वीडियो है अब खत्म करता हूँ, और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा इसे लाइन में मैं आगे एक तो प्रॉफिटेबिलिटी पे लेके आता हूँ, या तो फिर एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट। मेरे ख्याल से मैं क्या करूंगा, अभी फिक्स एसेट तो मेरा हो चुका है और मेरा यूनिट तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैंने ना ये जो टर्म लोन आया है ना, ये टर्म लोन का कंपोनेंट जो है उस टर्म लोन का रीपेमेंट शेड्यूल फिक्स कर देता हूँ, आपको वीडियो बना दूंगा। उसके बाद जो फिक्स एसेट आया हुआ है, जो ये वाला कंपोनेंट है 971 का, इसका मैं एक डेप्रिसिएशन कैसे शेड्यूल होता है वो डेप्रिसिएशन एक बार उसको चार्ज कर देंगे, क्योंकि ये कंपोनेंट जो है ये चेंज नहीं होने वाला। ये टर्म लोन एक बार फ्रीज हो गया, इंटरेस्ट फ्रीज हो गया, तो रीपेमेंट शेड्यूल फिक्स हो गया, आपका फिक्स एसेट फिक्स हो गए, तो इसका मतलब आपका डेप्रिसिएशन भी एक बार का वो फिक्स हो जाएगा। तो ये दोनों भी आपके फिक्स कॉस्ट हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अब ये वीडियो खत्म करता हूँ, और अगेन सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे जैसे कलीग्स तक, बैंकर्स तक पहुँचाइए। जितने नए लोगों से पहुँचा सकते हैं वो अच्छा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियोस हमारे कलीग्स तक पहुँचे, हम बैंकर्स तक पहुँचे,
या जो कोई जो अपना यूनिट चालू करना चाहता है और उसको एक एस्टिमेट चाहिए कि कैसे बनाना चाहिए, तो उन्हीं के सबके साथ ये शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एनोनिमस बैंकर।